नमस्कार, सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा दादी। आइए बात करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को जम्मू कश्मीर के उधमपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्षी पार्टियों पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में हमने 60 साल की समस्याओं का समाधान किया। हमारी सरकार ने चुनौतियों को चुनौती दी है। भाइयों और बहनों, मोदी विकसित भारत के लिए विकसित जम्मू कश्मीर के निर्माण की गारंटी दे रहा है, लेकिन कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और बाकी सारे दल जम्मू कश्मीर को फिर उन पुराने दिनों की तरफ ले जाना चाहते हैं। इन परिवार चलित पार्टियों ने परिवार के द्वारा ही चलने वाली पार्टियों ने जम्मू कश्मीर का जितना नुकसान किया, उतना नुकसान किसी ने नहीं किया है। यहां तो पॉलिटिकल पार्टियां मतलब ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली, फॉर द फैमिली। सत्ता के लिए इन्होंने जम्मू कश्मीर में 370 की ऐसी दीवार बना दी थी कि जम्मू कश्मीर के लोग बाहर नहीं झोंक सकते थे और बाहर वाला जम्मू कश्मीर की तरफ नहीं झोंक सकता था। और ऐसा भ्रम बना के रखा था कि बस उनकी जिंदगी ये 370 है तभी बचेगी। ऐसा झूठ चलाया, ऐसा झूठ चलाया। आपके आशीर्वाद से मोदी ने 370 की दीवार गिरा दी। दीवार गिरा दी इतना नहीं, उस मलबे को भी जमीन में गाड़ दिया है मैंने। मैं चुनौती देता हूं, हिंदुस्तान की कोई पॉलिटिकल पार्टी हिम्मत करके आ जाए। विशेष करके मैं कांग्रेस को चुनौती देता हूं, वो घोषणा करे वो 370 को वापस लाएंगे। ये देश उनका मुंह तक देखने को तैयार नहीं होगा। दिल्ली सरकार में मंत्री और आम आदमी पार्टी की सीनियर लीडर आतिशी सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार को गिराने की साजिश की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार के अफसरों ने आचार संहिता का बहाना बनाकर मीटिंग में आना छोड़ दिया है। 20 साल पुराने केस को उठाकर दिल्ली के सीएम के निजी सचिव को बर्खास्त कर दिया गया है। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी एक फर्जी केस में बिना किसी सबूत के हुई है। क्यों? क्योंकि ये दिल्ली की चुनी हुई सरकार गिराने की एक साजिश है। अब हम पिछले कुछ महीने से हो रहे कई कदमों को देखते हैं तो ये समझ में आ रहा है कि ये एक सोची समझी साजिश है। पिछले कुछ महीने से दिल्ली में कोई अफसर नहीं पोस्ट हो रहे, दिल्ली के अंदर कोई ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं हो रही है। जब से चुनाव की घोषणा हुई है, अफसरों ने मीटिंगों में आना बंद कर दिया है। हमने देखा है कि पिछले एक हफ्ते से एलजी साहब बार बार बेबुनियाद चिट्ठियां एमएचए को लिख रहे हैं। मुख्यमंत्री के निजी सचिव को हटाया गया है। ये सारे इस बात के लक्षण हैं कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश हो रही है। आप लोग समय से बात करते होंगे, क्या ये संभव है कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाए ऐसे में, जबकि आपने 2 महीने पहले फ्लोर टेस्ट में बहुमत साबित किया? 17 फरवरी को दिल्ली की विधानसभा में फ्लोर टेस्ट हुआ और उस फ्लोर टेस्ट के तहत अरविंद केजरीवाल के पास दिल्ली विधानसभा में ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी है।
ओवरवेलमिंग कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस है। लेकिन ये ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी होने के बाद भी क्यों साजिश रची जा रही है दिल्ली की चुनी हुई सरकार को गिराने के लिए? क्योंकि ये अरविंद केजरीवाल के काम रोकने की साजिश है, ये फ्री बिजली रोकने की साजिश है, ये फ्री पानी रोकने की साजिश है, ये तीर्थ यात्रा रोकने की साजिश है, ये महिलाओं की बस यात्रा रोकने की साजिश है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो अरविंद केजरीवाल जी ने वादा किया कि वो दिल्ली की महिलाओं को 1000 रुपए महीने देंगे, इसको रोकने की साजिश राजनीतिक प्रतिद्वंदियों द्वारा करी जा रही है। आपने फ्लोर टेस्ट की बात की, लेकिन नेता मुख्यमंत्री होता है, नेता भी क्योंकि जेल में है, तो बीजेपी या जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं इससे आधार बनाया जा सकता है कि नेता ही नहीं है तो सरकार कैसे चलेगी? तो बहुत आसान है ना, फिर तो आप एक एक करके विपक्ष के सारे मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार कर लीजिए, फिर आप कहिए कि संवैधानिक संकट आ गया इसलिए अब सरकार गिरानी पड़ेगी। ये भारतीय जनता पार्टी की एक पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है और इस पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी के तहत ही अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हुई है और इसी कॉन्स्पिरेसी के तहत दिल्ली की चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश हो रही है। अरविंद केजरीवाल की सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र प्लान किया जा रहा है। हमें विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि आने वाले कुछ दिनों में केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने वाली है। इसके कई संकेत पिछले कुछ दिनों से दिख रहे हैं। हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि दिल्ली में किसी भी अफसर की पोस्टिंग नहीं हो रही है। जो आईएएस अफसर हैं उनकी पोस्टिंग एमएचए द्वारा कंट्रोल्ड होती है, लेकिन पिछले कई महीनों से किसी भी सीनियर आईएएस अफसर की पोस्टिंग दिल्ली में नहीं हुई। दूसरी बात, दिल्ली के अंदर कई विभाग खाली हैं, वहां पर अफसर पोस्टेड नहीं है, लेकिन फिर भी दिल्ली के अंदर किसी भी अफसर को नहीं लगाया जा रहा। तीसरी बात, एलजी साहब पिछले एक हफ्ते से एमएचए को बार बार बिना किसी कारण के दिल्ली सरकार को लेके चिट्ठियां लिख रहे हैं। कहते हैं कि मंत्रीगण मीटिंग में नहीं आते, कहते हैं कि मुझे चर्चा करनी है, मैंने मीटिंग पे बुला रहा हूं, ये मीटिंग में नहीं आ रहे हैं। ये वही एलजी साहब हैं जो कोर्ट में खड़े होके कहते हैं कि जी ये ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। तो जब आप कोर्ट में कहते हैं कि आपका पानी के मुद्दे से, पोल्यूशन के मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है, जब वो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट है, तो आप एमएचए में उसके बारे में चिट्ठी क्यों लिख रहे हैं? चौथा, दिल्ली सरकार के अफसरों ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का बहाना बनाकर किसी भी मीटिंग में आना बंद कर दिया है, चाहे वो कितने ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पर हो। आखिरी चीज, हमने देखा कि किस तरह से एक 20 साल पुराने केस को उठाकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव को बर्खास्त कर दिया। तो ये सारे लक्षण दिखा रहे हैं कि एक बहुत बड़ी साजिश हो रही है, दिल्ली की सरकार को गिराने की साजिश हो रही है, अरविंद केजरीवाल की सरकार को गिराने की साजिश हो रही है और दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की साजिश हो रही है। बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने एक्शन लेते हुए ब्लास्ट को अंजाम देने वाले आरोपी और एक साजिशकर्ता को पकड़ लिया है। दोनों आरोपियों को पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार कर लिया गया। जिन दो आरोपियों को जांच एजेंसी ने पकड़ा है उनके नाम अब्दुल मतीन ताहा और मुसाविर साजिब हुसैन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा कि यदि माननीय प्रधानमंत्री का कहना सही है तो उनके उम्मीदवार मैदान में क्यों नहीं है।
भाजपा दक्षिण कश्मीर और मध्य कश्मीर और उत्तरी कश्मीर में चुनाव क्यों नहीं लड़ रही है? Once again, the Prime Minister has resorted to dynasty politics. There's this jibe that there is dynasty politics and it's not ending in Jammu and Kashmir. It's because of that Jammu Kashmir went through all that it did. So how do you react to that? And he has also said that there will be investments coming, although post 2019, there were many people who said that, but nothing happened. How do you see that? Look, Jammu and Kashmir's turmoil. Either, if what the Honorable Prime Minister is saying is correct, then why are his candidates not in the field? Why is BJP not contesting South Kashmir, Central Kashmir, North Kashmir? I'll assume for a moment that what the Honorable Prime Minister is saying is correct, that National Conference is responsible for all the trouble. Let's forget for a moment that more than 3,000 workers of the National Conference were killed by militants. छोड़ दीजिए, मेरे साथियों ने इस मुल्क के लिए कुर्बानी दी नहीं दी, मैं उसको एक तरफ रखता हूँ. मैं कहता हूँ ना, if the Honorable Prime Minister is correct and he truly believes what he says, why is the BJP not putting up candidates in North Kashmir, Central Kashmir, South Kashmir? कहीं ऐसा ना हो कि what the Honorable Prime Minister is saying and what he actually knows to be true, there is a difference. Sir, you made a very big statement. पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट से टीएमसी के शत्रुघ्न सिन्हा चुनाव मैदान में है। यहां से पवन सिंह के नाम की घोषणा और उनके नाम वापस लेने के बाद एसएस आलूवालिया ने बीजेपी ने कैंडिडेट बनाया। अपने विरोध को उनके बयान को लेकर शत्रुघ्न सिन्हा ने मीडिया से बात की है। उन्होंने कहा कि ये विचारधारा की लड़ाई है, लेकिन तुष्टीकरण वाली बात उन्होंने कुछ ज्यादा ही बोल दी। पवन कुमार का नाम वहां से हुआ था प्रस्तावित। मैंने कहा पवन कुमार जी अच्छे व्यक्ति दिखते हैं मुझको और अच्छे परिवार से दिखते हैं, कलाकार अच्छे हैं, सुना है बहुत बढ़िया गायक है वो, तो मैं तो उनका स्वागत कर रहा था। अब उन्होंने विड्रॉ किया, किन कारण से विड्रॉ किया या क्यों उनको विड्रॉ कराया गया, जो भी हो वो उनकी पार्टी के अंदरूनी मामला था, उस पर मैंने कोई टीका टिप्पणी नहीं की। उसी तरह से आपने अभी कहा कि एसएस आलूवालिया साहब को उतारा गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। मैं उनका वक्तव्य कहीं सुन रहा था, वो खुद कह रहे थे और ठीक है इस मामले में कि भाई ये व्यक्तिगत कोई दुश्मनी तो है नहीं, एक दूसरे के खिलाफत तो है नहीं, ये तो विचारधारा की लड़ाई है वो कहते हैं, और मैं कहता हूं कि हाँ विचारधारा की लड़ाई है। एक चीज लगता है थोड़ी ज्यादा कह दी उन्होंने कि ममता जी क्या उनकी विचारधारा कुछ और है और हमारी तुष्टीकरण की है। ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात है। तुष्टीकरण कौन लोग कर रहे हैं दुनिया जानती है, कौन सी पार्टी, उस पार्टी में उनसे ज्यादा मैं रह चुका हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के दोस्तों को या यूं कहूं कि मैं अपने बर्तनों को अच्छी तरह पहचानता हूं। मैं जानता हूं कि ये विभाजन करने की बात, वायदे नहीं निभाने की बात, जुमलेबाजी की बात, पहली गारंटी कभी पूरी करते नहीं हैं तो नई गारंटी लेकर आने की बात, तुष्टीकरण की बात, एक समुदाय को दूसरे समुदाय से लड़ाने या भिड़ाने की बात कौन पार्टी करती है जग जाहिर है। मैं उस पर अभी विशेष रोशनी नहीं डालना चाहता हूं। मैं चुनाव के घड़ी में जो बातें होंगी करूंगा, मगर इसका मतलब ये नहीं कि मैं आलूवालिया साहब के खिलाफ बात करूंगा। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे उनसे कोई दुश्मनी है, वो विरोधी हैं और मैं सम्मान करता हूं सबका और चुनाव में अपनी बातें रखूंगा। फैसला जनता जनार्दन करेगी आसनसोल का और बंगौर का। ममता बनर्जी ने आज ईद की बधाई सबको दी है, लेकिन उन्होंने कहा है कि ईद की बधाई सबको, लेकिन नो एंट्री फॉर सीए, नो एंट्री फॉर एनआरसी इन बंगाल। कितना अच्छा कहा है उन्होंने। देखिए एक बात समझने की है, पहले तो ईद की मुबारक, हम सबको ईद की मुबारकबाद देते हैं, सबको। ये तपस्या, बलिदान, अनुशासन और त्याग का एक पवित्र महीना गुजरा और आज सबके ऊपर चांदनी छाई और समाज के ऊपर चांद की रोशनी। ये बहुत ही बढ़िया हुआ जो आज ईद का मौका, और ईद के मौके पे ही आपने
मुबारकबाद की इस घड़ी में आपने ये सवाल मुझसे पूछा। ममता जी की गारंटी जो है लोग मानते हैं, जानते हैं कि ममतामयी ममता बनर्जी जो कहती हैं वो करती हैं, जो करती हैं वही कहती हैं। बहुत ही आयरन लेडी हैं वो, ममतामयी तो हैं लेकिन साथ साथ बहुत आयरन लेडी हैं। उन्होंने कह दिया कि सीएए या एनआरसी की एंट्री यहां नहीं होगी बंगाल में, तो यकीन मानिए वो नहीं होगी। चाहे हमारे भारतीय जनता पार्टी के रूलर्स या हमारे दोस्त कुछ भी कहे, ना का मतलब ना है और बंगाल में ना होगा। ये मैं भी कहता हूं, मैं भी जानता हूं और हमारे लोग भी जानते हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज सीधी में चुनावी सभा को संबोधित किया। लोगों को संबोधित करते हुए नड्डा ने कहा कि भारत आगे बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश में 55 लाख कनेक्शन मध्य प्रदेश में दिए गए। आज 4 करोड़ पक्के मकान बने हैं। एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी है। आज सारे यूरोप की आर्थिक स्थिति लड़खड़ा रही है। आज जापान की आर्थिक स्थिति भी लड़खड़ा रही है। आज ऑस्ट्रेलिया की भी आर्थिक स्थिति लड़खड़ा रही है। लेकिन इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, जो आर्थिक दृष्टि से सबसे बड़ा संगठन है, उसको अगर कोई उगता सूरज और ब्राइट फ्यूचर दिखता है तो वो भारत दिखता है, और भारत मजबूती से खड़ा है। ये मोदी जी की। हम 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था थे, भारत दुनिया में 11वें नंबर पर खड़ा था। आज भारत 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया, 5वें नंबर। और इस बार आप राजेश मिश्रा जी को जिताकर भेजेंगे, तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे, और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत 2027 में तीसरी आर्थिक शक्ति बन जाएगा। इसका आपको हमको अंदाज है। मित्रों, आप लोगों ने सुना होगा ये गाड़ियों के बारे में, ये टोयोटा, ये डैटसन, ये जापान के बारे में। आज ऑटोमोबाइल मार्केट में भारत ने जापान को पछाड़ दिया है और भारत दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर खड़ा है। अब हमारे से आगे सिर्फ अमेरिका और चाइना है, तीसरे पर भारत खड़ा है। आपके हाथ में मोबाइल है, सबके हाथ में। 10 साल पहले यही मोबाइल पर लिखा होता था मेड इन चाइना। अमेठी से बीजेपी उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने एक बार फिर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमला बोला है। स्मृति ईरानी ने कहा कि जिस दिन राहुल गांधी ने वायनाड से अपना नामांकन पत्र भरा, उसी दिन उन्होंने लिखकर घोषित कर दिया कि वायनाड मेरा परिवार है। वहां तक तो ठीक था। फिर कर्नाटक के एक नेता ने भाषण दे दिया कि राहुल गांधी से पूछा गया कि वायनाड से चुनाव क्यों लड़ रहे हैं, तो वो बोले कि वायनाड के लोग ज्यादा वफादार हैं। तो फिर हम लोग क्या हैं? 15 साल निकम्मे सांसद को ढोया जिसने काम नहीं किया, जीतने के बाद भी गायब रहा और अमेठी की वफादारी पर सवाल उठाते हैं। क्या भला है वहां पर जो यहाँ अमेठी से छिपा रहे हैं? आप सबने देखा होगा जिस दिन राहुल गांधी ने अपना नामांकन भरा, उन्होंने लिखकर घोषित कर दिया वायनाड मेरा परिवार है। वहां तक तो ठीक था। फिर कर्नाटक के एक नेता ने जाकर भाषण दे दिया कि राहुल गांधी से पूछा गया आप वायनाड से काहे लड़ रहे हैं? राहुल गांधी ने कहा वायनाड के लोग ज्यादा वफादार। फिर हम क्या हुआ? 15 साल निकम्मे सांसद को ढोया जिसने काम नहीं किया, जीतने के बाद भी गायब रहा, और अब अमेठी की वफादारी पर ये तोहमत लगाते हैं। आप सबका भी तो समर्थन रहा था, आपने भी तो वफादारी दिखाई थी, परिवार माना था। मैंने लोगों को रंग बदलते देखा है, परिवार बदलते पहली बार राहुल गांधी को देखा। वो बदलता अपना परिवार। तो इसीलिए आज आपसे कहने आई, इंसानियत के नाते कहने आई, गांव-गांव घर-घर जो काम किया उसके आधार पर कह रहे हैं कि कमल का फूल खिलेगा।
ईद की खुशियां जहां आलमे इस्लाम में मनाई गई, वहीं ईद पर भी फिलिस्तीन के मजलूम पर आंसुओं में डूबे नजर आए। हालांकि इस तरह शाह अंधेरे के बीच ईद पर खुशियों की रोशनी ढूंढने हर कदम कोशिश होती रही। ये फिलिस्तीन के मजलूम मुसलमानों का जज्बा ही है कि जुल्म की इंतहा के बीच जिंदगी जीते हुए भी गाजा, रफा और वेस्ट बैंक के फिलिस्तीनियों ने ईद के दिन भी खुदा का शुक्र अदा किया। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में बच्चों को लेकर जा रही स्कूल बस पलटने से 6 मासूमों की जान चली गई। इस घटना को लेकर खुलासा हुआ है कि ग्रामीणों ने ड्राइवर को नशे में देख बस रोककर चाबी छीन ली थी। इसके बाद स्कूल प्रबंधन से जब ग्रामीणों ने बात की तो उन्होंने कहा था कि आज चाबी दे दो, हम इस ड्राइवर को हटा देंगे। अगर स्कूल प्रबंधन ग्रामीणों की बात मान लेते तो 6 मासूमों की जान बच जाती। राष्ट्रीय राजधानी में भीषण गर्मी के सप्ताह के अंत में राहत मिलने की खबर है। मौसम विभाग के अनुसार 13 से 14 अप्रैल के बीच उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में छिटपुट बारिश के साथ बिजली और तेज हवाएं चलने की संभावना है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़, मध्य महाराष्ट्र में गरज के साथ राहत की बूंदें गिरने की संभावना जताई गई है। सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।